नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अर्थ सैटेलाइट। सैटेलाइट को बताने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि आप सब होशियार हो, आप सब जानते हो सैटेलाइट होता क्या है। और इस चैप्टर में कह रहा हूँ, इस टॉपिक में यानी अर्थ सैटेलाइट वाले टॉपिक में हम दो डेरिवेशन करेंगे। एक सैटेलाइट कैसे जो घूमती है तो उसकी वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करेंगे एक डेरिवेशन से, और एक उसके टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। पॉइंट्स क्या है? पॉइंट नंबर 1 कि अर्थ के जो सैटेलाइट्स होते हैं या फिर किसी प्लैनेट के कोई भी सैटेलाइट होंगे तो वो केपलर लॉ को फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि भाई चीज़ें सेम है। कैसे? वहाँ पे केपलर लॉ में क्या था? सन था और यहाँ पे अर्थ आ जाती है। और केपलर लॉ में प्लैनेट थे, वो जो प्लैनेटरी उन प्लैनेट्स की जो प्लैनेटरी मोशन थे वो केपलर लॉ डिफाइन कर पा रहे थे। वैसे ही यहाँ पे सन की जगह अर्थ और प्लैनेट की जगह सैटेलाइट आ गए हैं, और सैटेलाइट के मोशन को भी केपलर लॉ आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी केपलर लॉ के हिसाब से जिन जिन तरीक़ों से प्लैनेट मूव करते हैं उन तरीक़ों से ही हमारे सैटेलाइट भी मूव करेंगे। अब इनकी तो इसका मतलब है जिन जिन तरीक़ों से केपलर लॉ के हिसाब से जो प्लैनेट से मूव कर रहे हैं उन तरीक़ों से सैटेलाइट भी मूव करेंगे। नाउ सैटेलाइट के वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के लिए हम करने वाले हैं डेरिवेशन। तो देखिए, लेट्स सपोज ये आपकी अर्थ है और यहाँ पर आपकी एक प्यारी सी सैटेलाइट है। ठीक, इसे थोड़ा सैटेलाइट का रूप दे देते हैं। नाउ ये सर्कुलर पाथवे में घूम रही होगी। ठीक है, ये हमारी अर्थ हो गई। अब आप मेरे को बताएं कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो फ्री बॉडी डायग्राम पहले एक पॉइंट बनेगा और बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। क्या होगा? वो mv²/r। और अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। क्या वो फोर्स लगा? Gme। और इस सैटेलाइट का मास m जो हमने इधर लेट करा है अपॉन में इनके बीच का स्क्वायर। तो यहाँ पे ज़्यादा गुजर मुचड़ हो रही है, इसकी वजह से मैं सिंपल g लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। तो हम इन दोनों को यहाँ पे इक्वल रख रहे हैं। जो F ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू mv²/r। तो mgh की वैल्यू पुट करते हैं। g एक बार देख तो आ रहा है कि रेंज में नहीं आ रहा? आ रहा है। ठीक, हम इसे और पीछे ले जा सकते हैं, तो इसे और थोड़ा साइड में लिखेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। तो एफ जी की वैल्यू क्या होगी? जी मास ऑफ अर्थ, दोनों मासेस का प्रोडक्ट होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो मास ऑफ अर्थ इनटू जो बॉडी का मास है यानी सैटेलाइट का मास है वो लिख दो, एम हमने लेट करा है, अपॉन में कुछ रेडियस ऑफ अर्थ होगा, सेंटर टू सेंटर नापी जाती है दूरी, तो रेडियस ऑफ अर्थ होगा, और किसी हाइट पे ये जो हमारी उड़न तस्तरी है, उड़न तस्तरी कह रहा हूँ, ये जो सैटेलाइट है ये रिवॉल्व कर रही होगी। नाउ इसका होल स्क्वायर, ठीक है, डी का स्क्वायर होता था, इक्वल्स टू mv²/r। अब ये यहाँ पे जो r है वो क्या है? यहाँ पे r सिंपल सा मैं बताऊँ, ये वही है re प्लस h। तो re प्लस h से ये स्क्वायर चले गया, m से ये m चले गया, बचा क्या? gme इज इक्वल gme/re, re प्लस h हमारा बच गया v²। तो v² का जो जनरल फॉर्मूला आया है आपके पास वो आया है gme/re प्लस h। ये है आपका वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का नॉर्मल एक्सप्रेशन। नॉर्मल एक्सप्रेशन क्यों कह रहा हूँ अभी बताते हैं। क्या सर और भी कोई केस बनता है? बिल्कुल, नॉर्मल एक्सप्रेशन इसलिए कह रहा हूँ, ये मैंने उस केस के लिए लेट करी है जब रेडियस ऑफ अर्थ और किसी h हाइट पे हमारा जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट पे अपना आराम से रोटेट कर रहा होगा। लेकिन लेट सपोज कि h जो है वो 0 हो गया, इफ़ h इक्वल्स टू 0, तब क्या करेंगे? h यहाँ पे 0 रख देंगे, तो वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सॉरी ये वाला जी नहीं होगा, √gme/re। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसे जान देते हैं। हाँ जी, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो g होता है, स्मॉल g, वो होता है gme/re²। ठीक है, तो gme की जगह मैं g इंटू re² लिख सकता हूँ। तो अगर मैं re² लिखूँगा, re² और यहाँ पे re है, तो re से re का स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा सिंपल v =
जी इंटू आर ई। ठीक, ये तब के लिए केस है जब h जो है हमारा वो 0 हो जाए, तब v की ये कंडीशन होगी। ये थी हमारी सिंपल सी प्यारी सी डेरिवेशन जो कि किसकी है, अर्थ के सैटेलाइट के वेलोसिटी के लिए है ना। अब हम अगर हमें टाइम पीरियड करना हो, टाइम पीरियड के लिए पहले पार्टीशन कर लेते हैं थोड़ा। अगर हमें टाइम पीरियड के लिए डेरिवेशन करनी हो तब क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी के बराबर होगा। सही बात। अब यहाँ पे आप देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सर्कुलर पाथवे, और सर्कुलर पाथवे का सरकमफ्रेंस ही तो है ये। अब एक सर्कल का सरकमफ्रेंस किससे निकालता है, 2 पाई r से, और उसमें r क्या होता है, ये रेडियस। अब यहाँ पे r क्या है, r ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ इंटू कह रहा हूँ प्लस में ये जो h हाइट पे ये सैटेलाइट अपना रिवॉल्व कर रहा है, तो s क्या हो जाएगा 2 पाई, और r क्या हो जाएगा यहाँ पे r ई प्लस h, और वेलोसिटी जो आएगा, वेलोसिटी आएगा अपना रूट जी कह रहा हूँ, ये रूट जी नहीं आएगा, ये तो h हाइट, ये वाला जो फॉर्मूला निकाला था वो हमने निकाला था जब h 0, लेकिन यहाँ पे हम h कुछ कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो देख लो आप जी, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आदमी को कंफ्यूज कर देती हैं कि यार अब वेलोसिटी में दो फॉर्मूले हमारे पास, ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं। तो अब सबको पता ही है h हमने 0 लिया है, तो ये वाला h हमने अभी 0 नहीं लिया है, h हमने 0 भी नहीं लिया है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। तो सिंपल सा लगा देते हैं आर ई प्लस एच, और ये रूट पूरा नीचे तक जाएगा। ठीक, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, टी का स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या जी एम ई, और आर ई स्क्वायर जो है, ये जो आर ई स्क्वायर कह रहा हूँ, आर ई प्लस एच जो है, यहाँ पर भी आर ई प्लस एच है और यहाँ पे भी आर ई प्लस एच है। सिंपली आप देखिए, अगर इसका स्क्वायर करूँ और इसका भी स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा ये, और इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो ये वाला आर ई प्लस एच इधर आ जाएगा, और इधर आएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 की पावर हटा के ये सिंपल बचेगा 3 की पावर, और नीचे बच जाएगा आपका जी एम ई। यहाँ पे मैंने एक स्टेप खाया है, कौन सा, यहाँ पे प्रॉपरली आपको दिखाना पड़ेगा कि टी स्क्वायर, देन इसका जो स्क्वायर आएगा वो, देन उसके बाद इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर दिखाना, देन ये वाला आप स्टेप लिखना। ठीक, यानी सिंपल एक स्टेप यहाँ पे मैंने अपनी सहूलियत के, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए दान कर दिया। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका निकल गया टी स्क्वायर, यानी जो टाइम पीरियड है उसका जनरल फार्मूला निकल गया। ये होता है जनरल फार्मूला। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप टी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो पहली बात ये स्क्वायर हटा के आप यहाँ पे रूट लगा देना, तो आप टी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। नाउ अगर इफ़ अगेन h 0 भी हो सकता है, एक केस ये भी बन सकता है कि h 0 हो जाए, तो अगर h 0 हो गया तो क्या बचेगा, आर ई का क्यूब बचेगा, तो t जो होगा वो हो जाएगा कितना 4 पाई स्क्वायर आर ई का क्यूब प्लस जी एम ई, और ये कुछ रूट में वैल्यू होगी। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो जी एम ई है, उसको मैं लिख सकता हूँ जी इंटू आर ई स्क्वायर, स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर, तो स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर लिखूँगा, आर ई स्क्वायर से आर ई क्यूब कट जाएगा। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला आ जाएगा इसका 4 पाई स्क्वायर आर ई बाई जी अंडर रूट में। नाउ आर ई की जो वैल्यू होती है वो होती है मीटर्स में 64, लिख देता हूँ ना मैं इधर, आर ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 6400 इंटू 100 मीटर्स, या फिर आप कॉमनली कह सकते हो 6400 किलोमीटर, और जी की वैल्यू 9.8। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो वैल्यू हमारी आती है कुछ टाइम पीरियड 85 मिनट्स का। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन था इसलिए मैंने आपको बता दिया है, वरना कोई ज़रूरत थी नहीं इसकी। ये
ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। ये हमने यहाँ पर दो फॉर्मूले, ये चार फॉर्मूले, एक डेरिवेशन से दो फॉर्मूले निकाले और दूसरी डेरिवेशन से ये दो फॉर्मूले निकाले। जनरल कौन से हैं? जनरल हैं ये दो फॉर्मूले, और स्पेशल केस वाले कौन से? स्पेशल केस वाले हैं ये दो फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों के डीप अंडरस्टैंडिंग या फिर डीप एनालिसिस के लिए हमें क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन का नंबर है 7.5, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7.5। द प्लैनेट मास हैज 2 मून्स, फोबोस एंड डेलमोस। पहला पार्ट दे रखा है, फोबोस हैज पीरियड, पहले देख लेते हैं, जो हमें डाटा गिवन है वो लिखते चले जाते हैं। पहले हमें दे रखा है कि फोबोस के पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 7 आवर 39 मिनट, ठीक है जी। फिर उसके बाद एंड एन ऑर्बिटल रेडियस, रेडियस हमें दे रखा है यानी आर दे रखा है हमें 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स। देन उसके बाद और कुछ नहीं, हमसे पूछा है आप मास निकालिए किसका? मार्स का। ये हमें वैल्यूज़ दे रखी है फोबोस की। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें यहाँ पे निकालना है, हमें यहाँ पे लगाना है टी वाला फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना है। अब आप यहाँ पे देखिए स्क्वायर, ये जो अंडर रूट है इसको हटाने के चक्कर में, मतलब इसके चक्कर में ना फंसने के लिए मैं टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ सीधा। टी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 4π² इंटू आर ई को हटा के मैं सिंपल आर लिखूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आर ई का स्क्वायर, एच यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, और अगेन जी और एम ई की जगह सिंपल एम रखूँ। यहाँ पे हमें निकालना क्या है? एम, तो एम के टर्म में रख लेते हैं 4π² आर क्यूब है, वैसे ये क्यूब अपॉन में जी टी स्क्वायर। तो अब वैल्यूज़ रखते जाएंगे। 4 पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू स्क्वायर। 7 आर को अगर हम मिनट में करेंगे तो हमारे पास कुछ मिनट आएंगे, और अगर 39 मिनट हमारे पास आए तो इन दोनों मिनट्स को प्लस करके हमारा सिंपल आएगा कितना? 459 मिनट्स इंटू 60 कर देंगे तो वो आ जाएगा सेकेंड। ये वैल्यू जो मैंने अभी 459 निकाली वो मैंने पहले से ही कैलकुलेटर से निकाल रखी थी, ठीक है। तो 459 आपके मिनट्स आ गए, तो 60 कर दो कि सेकेंड आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, और उसको लेके चलना, उसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, 459 में भी पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा दिया और इसको कर देंगे 6, ये हो जाएगा 1000। तो अब 10 की पावर्स हमारे पास कुछ आ गई हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। रेडियस क्या है हमें दे रखा है किलोमीटर्स में, किलोमीटर्स में हम नहीं लेते, कोई भी आपको पता ही है कि आप टाइम हमेशा सेकंड में लेते हो, और रेडियस जो होता है मतलब डिस्टेंस होता है या किलोमीटर वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आप मीटर में लेते हो, है ना। ये आपको पता है जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। तो 9.4 इंटू 10⁻³ था, 10⁻³ से और मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻6 मीटर। नाउ अब रेडियस आप लगा लो, 9.4 का क्यूब इंटू में 10⁻6 का भी क्यूब होगा तो हो जाएगी 10⁻18 अपॉन में। अब टी स्क्वायर देख लेते हैं, टी स्क्वायर क्या है? 4.59 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 10⁻3, 10⁻3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 10⁻6, तो 10⁻6 इंटू 10⁻−11। ये मैंने कहाँ से लिखा? ये मैंने जी की वैल्यू लगाई है। जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 यहाँ पे, यानी यहाँ पे 6.67 भी आएगा इंटू 10⁻−11। अगर 10 की पावर्स को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो देखिए 18 + 11 कितना हो जाएगा? 28, 28 - 6 कितना हो जाएगा? 28 नहीं 29, 28 - 6 23 हो जाएगा। तो जितनी भी मेरे पास वैल्यू आएगी 4 इंटू 3.1414 का स्क्वायर इंटू 9.43 इंटू 10 की पावर कितना आ गया यहाँ पे 23 अपॉन में 4.59 का स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 6.67। अब आप चाहो तो इस वैल्यू को कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हो। ये वैल्यू आपकी आएगी
6.48, ये जो जितनी भी ये पूरी वैल्यू है ये पूरी आएगी 6.48। वैसे तो वैल्यू आएगी 6.475, लेकिन 5 है और उधर 7 है, तो जब भी हमने 5 के टर्म्स में हमने राउंड ऑफ निकालना सीखा है चैप्टर नंबर 1 में कि जब भी 5 के पहले अगर इवन नंबर है तो 5 हट जाता है और इवन का इवन नहीं रहता है, उसमें कोई भी +1 नहीं होता। लेकिन अगर ऑड होता है, जैसे कि यहाँ पे 6.475 था तो 5 के पहले ऑड था 7, तो +1 हो जाएगा और 6.48 इंटू 10⁻23 किस में, केजी में आपका आ जाएगा मास ऑफ मार्स। तो हाँ जी, ये आपका निकल गया आंसर, ये आपका निकल गया क्या आंसर। नाउ हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये तो निकल गया पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है कि अज्यूम दैट द अर्थ एंड मास मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, अज्यूम का सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अ सन, ठीक है, विद अ मार्टियन ऑर्बिट, मतलब मार्स का ऑर्बिट बता रहा है सन से, बीइंग 1.5 टाइम द ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के जितना ऑर्बिट है उससे 1.52 टाइम्स है। तो अब पूछा है मार्टियन ईयर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मार्टियन ईयर, मार्टियन ईयर की लेंथ पूछ रहे हैं, मार्टियन ईयर की लेंथ पूछ रहे हैं इन डे। नाउ फर्स्ट पार्ट को इरेज करने के बाद सेकंड पार्ट के लिए जो डेटा हमें रिक्वायर्ड है वो लिख लेते हैं, जो हमें दिया हुआ है कि सिंपल सा हमें दिया हुआ है REM का मतलब समझ रहे हो आप, अर्थ मास लिख रहा हूँ क्या, RMS का मतलब समझ रहे हो, मार्स और सन के बीच का जो दूरी है वो हमें दे रखी है। वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1.52 इंटू RES क्या है, अर्थ और सन की दूरी, ये हमें दूरियां दे रखी हैं, ठीक। बस इसी एक चीज़ से ही हमें क्या करना है, हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ मार्स, वो भी किस में, इन डेज में। तो ठीक है, हम निकाल देते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज़ दिए हैं, 2 रेडियस दिए हैं और टाइम पीरियड भी आपसे पूछा है। तो टाइम पीरियड का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, उसमें रिलेशन बैठाएं, रिलेशन कैसे बैठाते हैं, डिवाइड करके, ठीक, डिवाइड करके अगर रिलेशन बैठाएं तो टाइम पीरियड बाय टाइम पीरियड एंड देन रिलेशन बाय रेडियस बाय रेडियस, यानी R बाय R, तो एक रिलेशन बैठ जाएगा। अब चेक करें, टाइम ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं ये लिख सकता हूँ 4π², REH की जगह मैं ये लिख सकता हूँ RES, तो RES का क्यूब अपॉन में GME, अब ME की जगह मैं MS लिखूँगा यहाँ पे, मास ऑफ सन ऑब्वियसली, और उसी के साथ टाइम पीरियड ऑफ मास कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ मार्स का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, वो भी 4π², RES की जगह यहाँ पे आ जाएगा MS, मास और सन की दूरी का क्यूब, और G मास ऑफ सन। अब अगर मैं इसे डिवाइड में लूँ, यानी T का स्क्वायर डिवाइडेड बाय TM का स्क्वायर, तो इक्वल्स टू वाली भी चीज़ें डिवाइड में आ जाएंगी, समझ रहे हो ना, ये मैंने रिलेशन बिठाया है। तो 4π से 4π कटेगा, GMS से GMS कटेगा, बचेगा क्या, बचेंगी ये चीज़ें, TE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू TM का स्क्वायर, इक्वल्स टू में क्या आएगा, इक्वल्स टू में आएगा आपका RES का क्यूब अपॉन में RMS का क्यूब। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं RMS की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं 1.52 इंटू RES, तो लिख देते हैं। अब अगर मैं 1.52 RES की RMS की जगह 1.52 RES लिखूँगा मैं, तो दोनों पे क्यूब जाएगा, 1.52 पे भी जाएगा और RES पे भी जाएगा, तो उनको अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ मैं कि 1.52 का क्यूब इंटू में RES का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ। तो लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, RES का क्यूब ऊपर है ये, नीचे में 1.52 का क्यूब इंटू में RES का क्यूब लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो RES क्यूब से RES का क्यूब चले जाएगा, 1.52 का क्यूब बचा
और यहाँ पे ये वैल्यूज़ बची हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ एम एस निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ मार्स इधर लगा रहा हूँ मैं, और यानी टाइम पीरियड ऑफ मार्स का जो स्क्वायर है वो मैं इधर ले जा रहा हूँ, और 1.52 का क्यूब इधर ले आ रहा हूँ। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करने, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.52 का क्या जस्ट वेट 1.52 का क्यूब। तो और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा तो मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ मार्स आ जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ मार्स कितना आएगा, हमें फॉर्चुनेटली पता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होता है इन डेज़ वो हमारा होता है 365 डेज़। तो एक साल में 365 डेज़ होते हैं, तो 365 का स्क्वायर इंटू 1.52 का क्यूब का क्या स्क्वायर रूट, तो टाइम पीरियड ऑफ मास कितना आएगा। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से या जैसे भी आपकी मन करे, है ना, तो यही वैल्यू आपकी आएगी। तो 684 अब किस में आएगी, वैसे तो ये वैल्यू नहीं आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 684.003। अब 00 को जगह हम डेज़ में लिख रहे हैं तो प्रॉपर हमें वैल्यूज़ चाहिए होंगी। अब ऐसे थोड़ी लिखेंगे आधा दिन, तो सिंपल ऐसे 684 डेज हमारा आपका आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ, हाँ जी, टाइम पीरियड ऑफ क्या मार्स। तो टाइम पीरियड ऑफ मार्स निकालते ही हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। एंड अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए वीडियो के बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से 7.6 जो पूरा क्वेश्चन था वो मैंने तो सॉल्व कर दिया था, पर आपके कैमरा जी ने उसे रिकॉर्ड नहीं करा। तो यहीं पे मैंने क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देख लो, आप पढ़ लो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। वेइंग द अर्थ, आपको ये फॉलोइंग डेटा को दिया हुआ है और आपको 2 डिफरेंट तरीके से अर्थ का मास निकालना है। तो आपको जी दिया हुआ है, तो मास ऑफ जी के फॉर्मूला आपको पता है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ बाय आर ई का स्क्वायर, और इससे आप मास ऑफ अर्थ का एक फॉर्मूला बना सकते हो और वैल्यूज़ रख के आप वैल्यू मास ऑफ अर्थ की निकाल सकते हो। वैसे ही अब दूसरी तरीके से कैसे निकालेंगे, दूसरी तरीके से आप मून के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दो और आप आर ई प्लस एच की जगह यहाँ पे लोगे रेडियस ऑफ अर्थ और मून, यानी अर्थ और मून के बीच की जो दूरी है वो आप लोगे, उसका क्यूब कर दोगे और एम ई का एम ई रहेगा, एंड देन उसकी सारी वैल्यूज़ उस पूरे की सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आप रख कर सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 6.01 एक 5.8। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ देखो इसको थोड़ा और ध्यान से देखें, यहाँ पे 10 की पावर 24 है, यहाँ पे भी 10 की पावर 24 है, तो अंतर कितने का है 0.2 का, यानी 1% से भी कम का अंतर है। तो इतना अंतर कैलकुलेशन में चल जाता है, एरर आने की चांसेस रहते हैं। ठीक, तो दिस वॉज दी होल टॉपिक। आपको आई होप आपको ये चैप्टर भी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, और अर्थ सैटेलाइट के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, उनकी एप्लीकेशंस सब आपको समझ आ गए होंगे। नाउ बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, और फिनिश करते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर को।